सो हेलो एवरीवन, आज हम जो है BHU BSc 2021 का जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। बोल रहा है कि एनर्जी फ्लो जो होता है किसी इकोसिस्टम में वो जो है साइक्लिक होता है। तो ये तो गलत है, बिकॉज आप देखोगे कि एनर्जी फ्लो क्या होता है, पिरामिड भी देखोगे एनर्जी का वो क्या होता है, हमेशा इस तरह से होता है, नहीं अपराइट होता है। जो क्या है कि हमेशा एनर्जी जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल पे वो घटते जाता है और लास्टली जो है कहाँ चला जाता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो है, इन्वायरमेंट या फिर एटमोसफेयर के अंदर जो है चला जाता है, खत्म हो जाता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे 10% लॉ भी आप पढ़े होंगे। 10% लॉ जो है वहाँ पे कि इसका जो है 10% यहाँ पे आएगा, नहीं 100 है तो यहाँ पे 10 आएगा, इसका 1 होगा। तो इस तरह से जो है एनर्जी क्या होता है, लॉस होते जाते हैं। तो साइक्लिक तो ये होता नहीं है। साइक्लिक अगर न्यूट्रिएंट बोलता तो हो जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी है तो ये तो गलत है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इन एवरी इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज ऑपराइट। बोल रहा है कि हर एक ही सारे इकोसिस्टम में जो है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड जो है वो हमेशा राइट होता है, मतलब अपराइट होता है। तो ये गलत है। दूसरा भी गलत है कि हमेशा पिरामिड ऑफ नंबर जो है गलत नहीं होता है। ये एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर। आप ट्री की एग्जाम्पल देख लेंगे, ट्री के ऊपर जो है बहुत सारे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी लीक्स होती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे क्या होता है, ऑपराइट नहीं होता वहाँ पे, तो जो है सॉरी वहाँ पे बोल रहा है कॉपरेट होता है। तो इस तरह से जो वहाँ पे हो जाता है, नंबर ऑफ पिरामिड जो है कुछ इस तरह से बन जाता है। तो सेकंड वन जो है यहाँ पे गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आप ऑप्शंस देखोगे गलत है। स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। तो यहाँ पे जो चूज करना था आपको, देखोगे फोर्थ यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पूछ रहा था, तो देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट में, और सेकंड में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो सेकंड वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत हैं। तो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन नंबर 102 में है स्टेटमेंट बेस्ड, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है आपसे कि पहला है कि ऑर्चिड स्टिपुलेट्स आर फाउंड इन पॉलीगोनम। तो ये जो है इसका राइट है आंसर है, बिकॉज देखो ये क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो इसका जो है आपको जो है जनरली आप याद रखोगे, यहाँ पे क्या है कि ऑर्चिड स्टिपुलेट्स आर फाउंड इन पॉलीगोनम। तो ये सही है। वहीं नेक्स्ट वाला नेक्स्ट आप पढ़े होंगे कि मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी आर एक्स स्टिपुलेट। बोल रहा है कि मालवेसी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक्स स्टिपुलेट होते हैं। तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होता है, स्टिपुलेट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट नहीं होते हैं। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ये जो है आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है आप लोग नहीं भी पढ़े हो। तो आप याद रखें कि ये जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थर्ड वन की स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है 103। 103 के अंदर पूछ रहा है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटरनोड इज फाउंड इन विच प्लांट। बोल रहा है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है इंटरनोड के बेस पर किस के अंदर पाया जाता है। ये फेमस है, आप जो इसके आंसर भी दिया हुआ है, साइड में भी दिया हुआ है। ये ग्रास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मान ले इंटर नोड दिया हुआ है, यहाँ पे केवल अगर नोड दे देता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन कभी पूछे भी जा सके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर नोड होता केवल, यहाँ पे जो है मेन था या फिर मेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अभी जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि इंटरनोड पूछ रहा था, इसलिए सॉरी यहाँ पे जो इंटरनेट पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासेज। तो याद रखेंगे नोड और इंटरनोड में जो है अगर पूछ दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। विच इज फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो अब पूछ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है। यहाँ पे दो तरह के फॉस्फोराइलेशन आप पढ़े होंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटो के अंदर क्या होता है, एटीपी इन फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है एटीपी। वहीं हम बात करें ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीडेटिव यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो एटीपी इन रिस्पायरेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन, यानी एटीपी इन रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। आप देखो ये तो एनसीईआरटी के अंदर भी ये जो है चीज़ दिया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सारे जो है इंजाइम दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि मैक्सिमम लार्ज जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है प्लांट वर्ल्ड में कौन सा है वहाँ पे, तो रूबिस्को। तो रूबिस्को को क्या बोलते हैं, RUBP बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं रूबिस्को बाई जहाँ पे हो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज बाईफॉस्फेट बोलते हैं, या फिर राइबोलोज डाई यहाँ पर DB लिख देते हैं। तो RUDP कार्बोक्सिलेज भी यहाँ पे बोल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। इन विच पार्ट ऑफ साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। अब देखो बोल रहा है कि साइकस के मतलब किस पार्ट में जो है, इन विच पार्ट साइकस के किस पार्ट में जो है इन्वर्टेड ओमेगा वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो देखो ये रैचिस जो होते हैं इनके अंदर पाया जाता है साइकस रैचिस। तो जब फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन यानी रैचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। CDNA स्टैंड फॉर। देखो ये क्वेश्चन तो हर जगह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एनसीईआरटी भी दिया है। CDNA क्या चीज़ पर स्टैंड, सी एक्चुअली यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन।
आप देखोगे इस साल जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस के क्वेश्चंस बीएचयू को और नीट के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है वहाँ पे 108, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन शुड टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। अब बोल रहा है कि कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे आपको 100 पोलन ग्रेन्स बनाने में। तो देखो मियोटिक डिवीजन आपको पता होगा कि 1 मियोटिक डिवीजन में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, ठीक है। मियोटिक डिवीजन के अंदर 4 सेल बनते हैं, तो 1 से 4 बन रहे हैं, तो आपको कितना बनाना है 100, तो 25 से कितना हो जाएगा 25, मतलब 4 जनरली क्या करेंगे हम, जो भी दिया रहता है पोलन ग्रेन उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कितने डिवीजन चाहिए 25 हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग जो है पहले भी दूसरे एग्जाम्स के पेपर भी सॉल्व किए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर के भी सॉल्व किए होंगे बीच चुके, तो सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉनसेंस कोडन। ये बहुत बार बीएचयू में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नॉनसेंस कोडन यानी स्टॉप कोडन को भी बोलते हैं, नॉनसेंस मतलब स्टॉप कोडन आपसे पूछा रहा है। देखो स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं, UAG एंड UGA, यही 3 है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे UAG, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन, यानी UAG हो जाएगा यहाँ पे नॉनसेंस कोडन हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है एनालस ऑफ मोस कैप्सूल सेपरेट। बोल रहा है कि एनालस जो होता है मोस कैप्सूल में वो किस चीज़ को सेपरेट करता है, किस चीज़ से। ठीक देखो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपरक्यूलम फ्रॉम थीका बोल सकते हैं या फिर थीका फ्रॉम ओपरक्यूलम, दोनों ही बिकॉज अटैच है तो कोई किसी को भी जो सेपरेट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन, यानी ओपरक्यूलम फ्रॉम थीका या फिर जो है थीका फ्रॉम ओपरक्यूलम भी यहाँ पे बोले तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 4th इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 111 इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द एडेनिन इज 15%। बोल रहा है कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ये सब क्वेश्चन आप बहुत सारी जगहों पर किए भी होंगे, तो बोल रहा है कि एडेनिन जो है वो 15% है। तो 15% आपको पता होगा कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, यानी AT, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, मतलब A 15 है तो T भी 15 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30। AT का कितना हो जाएगा 30, तो 100 में सब क्या करोगे 30 घटा दोगे कितना हो जाएगा 70, यानी 70 क्या बचे हैं 70% क्या बचे हैं 80 तो हो गए, GC बचे हुए हैं, यानी आज दोनों ही बराबर है। तो एक का अगर कोई पूछ ले, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, गुआनिन को पूछ रहा है, यानी दोनों मिलकर 70 है तो एक कितना हो जाएगा 35, तो 35% क्या हो जाएगा गुआनिन। तो ये सब क्वेश्चन आई थिंक आप लोग किए भी होंगे, अगर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो देखो द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, बोल रहा है कि ड्राइविंग फोर्स मतलब इकोसिस्टम जो है किसके वजह से चलता है, तो ये देखो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर सोलर एनर्जी, बिकॉज सोलर एनर्जी जो है ये स्टार्टिंग में जो है स्टार्ट यहीं से होता है, मतलब एनर्जी जो है किसी भी इकोसिस्टम कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो सोलर एनर्जी से सन ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कई सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पे। तो देखो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। अब देखो N2O ये तो ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस है, O3 ओजोन भी जो क्या होता है यहाँ पे भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये भी जो है हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वहीं SO2 जो है यहाँ पे ये जो है SO2 यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन, यानी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114। देखो ये क्वेश्चन जो है साइलेंट स्प्रिंग वाला जो है कि फेमस बुक भी है साइलेंट स्प्रिंग, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो नीट के अंदर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन बीएचयू के अंदर भी जो है पूछा जा चुका था, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी वाले से में आया था। तो इसका जो साइलेंट स्प्रिंग जो है पूछ रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग किससे रिलेटेड है, पेस्टिसाइड पोल्यूशन से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड ये बुक लिखा गया है, इसके अंदर जो जिक्र किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेस्टिसाइड पोल्यूशन, यानी सेकंड वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था, तो देखो यहाँ पे जो इसमें जो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसमें राइट आंसर जो है टोबैको हो जाएगा। टोबैको जो है क्या था पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप, यानी फिर जो है GM क्रॉप भी इसको बोलते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज हम कहाँ से निकाले, टैग पॉलीमरेज आप देखोगे कि हाई टेम्परेचर पर भी जो है ये मतलब काम कर जाते हैं। तो आप जो PCR के अंदर जो है PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्मोस एक्वेटिकस, जो है इसी से जो इसको निकाले जाते हैं। तो ये जो इसका है, तो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो ये सब क्वेश्चन आई थिंक ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे
117 द नेक्स्ट सेल इन द आर्किगोनियम ऑफ साइकस इज, बोल रहा है कि नेक्स्ट सेल कितने होते हैं आर्किगोनियम साइकस के आर्किगोनियम में। तो यहाँ पर देखो आर्किगोनियम के साइकस के आर्किगोनियम में जो है कोई भी नेक्स्ट सेल होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है हो सकता है इसके आंसर जो है आपको एक बोनस जो ये क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। देखो वाटर स्ट्रेस या फिर स्टोमाटा क्लोजर कब होता है, तो देखो स्ट्रेस कंडीशन में, यानी ABA FCC एसिड, ये सब क्वेश्चन जो है NCERT में भी हैं और बहुत सारी जगहों पे बहुत बार जो है पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में कि क्लोजर ऑफ स्टोमाटा किसके कारण होता है, तो ABA के कारण होता है, तो FCC एसिड के, ठीक। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 सन हेम्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बोल रहा है कि सन हेम्प किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो देखो सन हेम्प आपको पता होगा कि ये एक तरह से जो फाइबर या फिर इसे जो बनाते हैं, तो ये इसका जो है क्रोटोलारिया जो एजेंसिया होता है, इससे ये जो है ऑब्टेन्ड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोटोलारिया एजेंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 द फाइबर एसोसिएटेड विद फ्लोएम आर नोन है। अब देखो ये NCERT के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लोएम के साथ जो फाइबर उसको क्या बोलते हैं, तो बास्ट फाइबर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3rd वन बास्ट फाइबर। अब देखोगे NCERT पे या फिर प्रीवियस में नीट या फिर प्रीवियस के BHU के क्वेश्चन भी लगभग आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 121 विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रूट्स, बोल रहा है कौन सा प्लांट जो है वो कम्प्लीटली जो है उसके पास रूट्स नहीं होते हैं। रूट्स नहीं होने का मतलब क्या है, ये देखो रूट्स उसके अंदर मतलब नहीं है, मतलब क्या है, देखो जनरली जब देखोगे कि रूट्स उन प्लांट्स के अंदर ऊपर नहीं होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जो है सेराटोफाइलम जो होता है, सेराटोफाइलम ये इनके अंदर जो ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो इनको रूट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज पानी के ऊपर ही तैरते हैं तो पानी आराम से ले लेते हैं ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेराटोफाइलम, तो 2nd वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको जनरली ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द फॉनिकल इज नोन एज। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं हम जब अटैचमेंट जो होता है फॉनिकल और ओव्यूल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 123 जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस इज। अब बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है रेट्रोवायरस का, तो आपको पता होगा सिंगल स्ट्रैंडेड जो है RNA होता है, और एक्चुअली जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और इसके पास जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इंजाइम होता है, जिसके मदद से क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड खुद RNA होता है इसके पास, लेकिन इससे क्या कर लेता है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड क्या करता है, जैसे ही एनिमल के अंदर, ये जनरली जो है एनिमल वायरस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एनिमल के अंदर अटैक करता है तो एनिमल वायरस भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसके पास इंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, फिर से जो है ये सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। अब सर्सन रीजन क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, पहला इंसर्शन है कि फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल फेनोमेना। फोटो रिस्पायरेशन जो है वेस्टफुल फेनोमेना है, तो ये सही बात है, फोटो रिस्पायरेशन जो है वेस्टफुल फेनोमेना होता है, बिकॉज फोटो रिस्पायरेशन होता क्या है कि कार्बोक्सिलेज जो है आपको पता होगा RUBP जो है कार्बोक्सिलेज के रूप में जनरली काम करता है जब CO2 ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है ये कार्बोक्सिलेज की जगह पे ऑक्सीजनेज के काम करने लगेगा, और इस केस में क्या होता है ये उल्टा काम करने लगता है। तो फोटो रिस्पायरेशन के केस में कोई भी जो है मतलब एक्चुअली जो है ATP या फिर NADPH जो कि एक्चुअली में हमें चाहिए वो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला जो है इसका बोल रहा है कि फोटो रिस्पायरेशन इज वेस्टफुल फेनोमेना, तो सही बात है कि वेस्टफुल फेनोमेना है। नो ATP और NADPH इज प्रोड्यूस इन फोटो रिस्पायरेशन, क्यों, तो यहाँ पे बोला दूसरा स्टेटमेंट है कि ATP या NADPH नहीं बनता है, तो सही बात है ATP और NADPH इसमें नहीं बनता है फोटो रिस्पायरेशन में, और इसलिए जो है ये वेस्टफुल है। तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 के अंदर क्या बोल रहा है कि फिर से जो है एक्सप्रेशन रीजन इथिलीन इज ग्रोथ इनिबिटर, इथिलीन जो है ग्रोथ इनिबिटर है, तो सही बात है ग्रोथ इनिबिटर तो है ही, साथ साथ जो है आंसर में आप देखोगे कि इसकी जगह पर यह इथिलीन इज ग्रोथ इनिबिटर एज वेल एज प्रोमोटर, यानी कि ये प्रोमोटर भी के रूप में भी काम करता है। तो हमें तो यहाँ क्वेश्चन में जो है प्रोमोटर दिया नहीं है, इनिबिटर केवल दिया हुआ है, तो इनिबिटर भी सही है, तो इसलिए इथिलीन क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा तो सही हो गया। नेक्स्ट है सेनेसेंस एंड एब्सिशंस आर इनहेंस्ड बाय द इथिलीन, बोल रहा है कि इथिलीन जो है सेनेसेंस और एब्सिशन करता है, तो ये भी सही है कि इसके द्वारा क्या होता है कि सेनेसेंस मतलब एथिलीन जो है एक्चुअली किस तरह से ग्रोथ को जो इनिबिट करता है, तो सेनेसेंस कर देगा फिर एब्सिशंस कर देगा, तो ये भी तो सही है। और जो है ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इनिबिटर का, बिकॉज सेनेसेंस हो जाएगा क्योंकि बढ़ना बंद हो जाएगा, एब्सिशन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा ग्रोथ किसी चीज़ का नहीं बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वन, यानी एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 126
देखो क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर है माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि कैंसरस सेल होता क्या है कि मेटास्टेसिस इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि सेल कैंसर सेल बनेंगे कुछ और जगह पर, लेकिन यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। वैसे डायबिटीज जो होता है ये WBC के केस में होता है कि जो सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब सेल जो है वो ब्लड में जो है वो एक मतलब क्या करते हैं कि वो पार कर जाते हैं ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 द एम्ब्रियो ऑफ डिस्टल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो क्लोज इज क्लोज सिमिलरिटी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी विच डील्ड विद दिस एस्पेक्ट। तो देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, नीट के अंदर भी पूछा जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। यहाँ पे होता क्या है कि जो देखो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उनके सारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है लगभग सेम तरह से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन आई थिंक किसी का भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग फॉसिल इज, लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन BHU में भी पूछा चुका है, नीट में भी आ चुका है, और भी दूसरे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा चुके थे। तो लिविंग फॉसिल हम किसको बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि जिंदा तो अभी भी हैं लेकिन पुराने जो मतलब शुरुआती जो उनके पास जो भी मतलब जो स्ट्रक्चर थे जो भी उनके पास थे ऑर्गेनिज्म में वही चीज़ के साथ अभी भी वो जिंदा हैं। तो इसका ऑप्शन देखो डायरेक्ट मैं देखता हूँ थर्ड नंबर पे देखो क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव विदाउट इवोल्यूशनरी चेंजेस। मतलब कि जैसे से इवोल्यूशन हुआ वो कुछ भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए और बहुत लंबे समय से जो है वो जिंदा है अभी भी उसी सेम तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। तो थर्ड वन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 इफ ए सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज। हमें यहाँ पर देखो बोल रहा है कि किसी सेल के अंदर 23 पेयर्स में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग टीलोफेज। यानी टीलोफेज तो कंप्लीट हो गया लेकिन सेल क्या हुआ अभी भी एक ही सेल है। यहाँ पे ये नहीं बोला बिकॉज टीलोफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज के बाद 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल नहीं बना है, अभी एक ही सेल है, इसके अंदर 23 क्या है पेयर में है क्रोमोसोम। यानी टोटल हम सीधे बात करें तो 46 यहाँ पे क्या है क्रोमोसोम। अब इतना समझो, ठीक है, यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अब नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रोमाटिड्स वेयर प्रेजेंट इन मेटाफेज। बोल रहा है वेयर, मतलब कि 46 अभी टीलोफेज में आए हैं। तो टीलोफेज में आने से पहले क्या हो जाएगा, प्रोफेज पहले देखो मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। हम पेयर यहाँ पर नहीं बात करेंगे बिकॉज टोटल हम बात करिए 46 क्या है यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम है। पूछ रहा है कि मेटाफेज पे कितने क्रोमाटिड्स थे, ठीक है, क्रोमाटिड्स थे। तब सिंपली से देखो यहाँ पे जो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सिंपली देखो जितने टीलोफेज पे, एक्चुअली टीलोफेज यानी सेल डिवीजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, टीलोफेज पर जितने भी आपके पास क्रोमोसोम बोला जाए या फिर कुछ भी जितने क्रोमोसोम होते हैं हमेशा उतना ही जो है यहाँ पे क्रोमाटिड्स होते हैं मेटाफेज पे, क्योंकि यही टूट के जो है बनते हैं। अब मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 92 बोलेंगे आप लोग कि 92 होगा, लेकिन इस चीज़ को देखो समझो पहले क्या होता है। अब देखो मेटाफेज पर जो है कुछ इस तरह से रहते हैं, मेटाफेज हो गया ये, ठीक है, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से रहते हैं, ठीक है, मेटाफेज हो गया। यानी कि ये क्या हो जाएगा, दो क्रोमाटिड्स हैं, दो क्या है इनके पास क्रोमाटिड्स हैं, दोनों 2 क्रोमोसोम है। तो टोटल कितने 2 क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रोमाटिड्स हो गया, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि मेटाफेज के बाद ये कहाँ जाएगा, इस तरह से ये सॉरी यहाँ पे देखो बना तो सही, ये किस तरह से बनेंगे, इस तरह से कुछ बनेंगे, और ये हो गया सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से होते हैं। मैं एक ही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे काइनेटोकोर हो गया, और ये क्या हो जाएगा दोनों क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि मेटाफेज पे ये दोनों इक्वेटर पे आ जाएंगे, और एनाफेज में क्या होता है ये इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, यानी टूट के क्या होगा ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाते हैं, और यहाँ पे क्या होगा ये जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जब काइनेटोकोर से यहाँ से टूटते हैं तो एक ही क्रोमाटिड ऊपर गया और एक ही क्रोमाटिड क्या हुआ नीचे की तरफ आया, यानी दोनों पोल पे कितने कितने क्रोमाटिड गए, एक एक। यहाँ पे कितने थे मेटाफेज पे 2 थे, और यहाँ पे देखो एनाफेज पे कितने गए, एनाफेज पे एक्चुअली कितने गए, एक एक गए, ठीक है। तो अब देखो एनाफेज पे सारे के सारे मान लो आपके पास एक क्रोमोसोम में बनाया था तो एक एक दोनों साइड में गए हैं। अब यहाँ पे 23 बोलो या फिर मान लो 10 ही मान के चलते हैं, बिकॉज 10 से मान के चलो 10 थे तो कितने जाएंगे 10 इधर जाएंगे, एक एक क्रोमेटिड दोनों साइड से जा रहे हैं, तो 10 में से कितने जाएंगे 10, इस तरह से 10 जाएंगे ऊपर, और 10 मान लो कितना क्या क्या जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से 10 नीचे जाएंगे। तो अभी भी देखोगे टोटल ऊपर कितने हो गए 10, नीचे कितने हो गए 10,
कितने हो गए टोटल 20। और यहाँ पे 10 क्रोमोजोम थे मेटाफेज पे, तो क्रोमाजोम थे यहाँ पे 10, तो क्रोमेटिड्स कितने हो गए 20 हो गए यहाँ पे। तो अब आप देखोगे कि 20 अभी भी एनाफेज के अंदर भी जो है टूट के जब यहाँ पे जा रहे हैं तो 20 ही हुए हैं, क्योंकि एक एक अलग अलग हो गया, 20 यहाँ भी हुआ और पहले भी मेटाफेज पर भी जो थे कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे, एक साथ जुड़े हुए थे, तो यही टूट के अलग अलग हो रहे हैं, यही अलग अलग होकर ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो 20 यहाँ थे तो 20 यहाँ भी अभी हुए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ यही चीज़ एनाफेज के बाद क्या हो जाएगा, एनाफेज के बाद ये टीलोफेज पे चले जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे, एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं और टीलोफेज पे यहाँ भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि टोटल जो नंबर है यहाँ पे वो 23 पेयर्स में है, ठीक है 23 पेयर्स में है, यानी कि 46 है टोटल। तो ये एक्चुअली क्या है यहाँ पे, क्रोमोजोम तो है नहीं, क्रोमोजोम ही हम इनको भी एक्चुअली सॉरी क्रोमोजोम ही बोलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमेटिड्स है यहाँ पे। तो जितने टोटल क्रोमोजोम है उतना ही क्या है यहाँ पे टीलोफेज में क्रोमेटिड्स, यानी हमसे बोला गया है कि 23 पेयर्स में क्रोमोजोम है, यानी 46 हमारे पास क्या है क्रोमाटिड्स है टीलोफेज पे। और ये जितने क्रोमाटिड्स हैं यही क्या थे मेटाफेज पे इतना ही सेम नंबर पे क्या थे क्रोमाटिड्स का तो नंबर बढ़ेगा कहीं बढ़ेगा नहीं अब, बिकॉज एस फेज में ही जो भी डिप्लीकेशन होता है। तो जो मेटाफेज पर हमेशा याद रखना, जो मेटाफेज पे क्रोमेटिड्स की संख्या होता है वही हमेशा टीलोफेज पे होता है संख्या, ठीक है। कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं आते, चेंजेस कब आते हैं हमें आपको हमेशा पता होगा एस फेज में ही जो होना है वो होता है, एस फेज में ही जो डुप्लीकेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46, यानी 23 पेयर में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46। कई लोग जो है कंफ्यूज होकर यहाँ पर 92 मारेंगे, अभी हो सकता है कमेंट में भी जाके आप लोग बोलोगे कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा 92 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो यार, जब भी आप क्वेश्चन भी कहीं जगह पर देखोगे वहाँ पर एक्चुअली क्या बोल देता है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ ए सेल कंटेंट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक टीलोफेज, बोल रहा है कि इफ ए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ईच यहाँ पर लगा देता है, ईच पोल, यहाँ पर टीलोफेज जो है ना ईच टीलोफेज एट ईच पोल लिख देता है, EACH ईच पोल, कि दोनों ही पोल पे हर एक प्रत्येक पोल पे, जैसे पोल इसको बोलते हैं ना, यहाँ पर भी बोल देगा 23 पेयर्स और यहाँ पर भी 23 पेयर्स। उस केस में हम 92 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे 23 पेयर्स का मतलब 46 यहाँ हो गया और 46 यहाँ हो गया, टोटल 92 क्रोमेटिड्स। तो अभी भी वही सेम चीज़ है कि जितने क्रोमेटिड्स यहाँ पे आएंगे उतना ही माइटोटिक फेज पे भी आपके क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। जितने क्रोमोसोम टीलोफेज में आएंगे उतना ही क्रोमेटिड्स होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा क्या होगा इसका 46। बहुत लोग जो है 92 मार्क आए होंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है 130। एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडी जॉब, बोल रहा है कि एलर्जिक रिएक्शन, देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होता है IgE जो एलर्जिक रिएक्शन जो सिक्रेट होता है, जो कब एंटीबॉडी सिक्रेट होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्सटेंसिवली फॉर जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के रूप में कौन सा एंजाइम का, देखो ये क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा RE बोलते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेंट्रीफ्यूग सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाई। अब सेंट्रीफ्यूग यहाँ पर देखो साफ साफ बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूग के मदद से जो सेपरेशन होता है उसमें क्या कौन सा फोर्स यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारी जगहों पर पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1st वन, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवेल्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो NCERT के अंदर दिया हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या होता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, वहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3rd वन, यानी कि दो जो जीन होते हैं वो अलग अलग जाते हैं, उन्हें कोई भी एक दो जीन अलग अलग से मतलब उनके बीच में कोई वैसा नहीं है, जुड़ाव नहीं होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन अमाइनो एसिड मे गेट रिप्लेस बाई अदर अमाइनो एसिड। बोला है कि म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड जो है अगर दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है तो सच म्यूटेशन आर टर्म्ड एज। अब ये देखो क्वेश्चन BHU का पता नहीं क्या, BHU वाले बहुत बार पूछते हैं और NTA भी इसी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। इवन ये प्रीवियस ईयर में भी आए थे, पिछले 2020 में भी आया, 2018 के अंदर 17 के अंदर इसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। तो अगर प्रीवियस ईयर के आप करके गए हैं बायोलॉजी के तो आपको बायोलॉजी में बहुत फायदा मिला होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिसेंस म्यूटेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 135। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मैच द कलम एक तरह से दिया हुआ है और ऑप्शंस के रूप में बना करना है।
तो देखो अब ये ट्राइकोस्पिड बॉल, अब ट्राइकोस्पिड बॉल कहाँ होता है, आपको पता होगा कि ये क्या होता है, हार्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट है इन एंड प्लेट पोटेंशियल। अब एंड प्लेट पोटेंशियल कहाँ होते हैं, एक्सपेक्टल मसल्स के अंदर ही पोटेंशियल जनरेट होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकुलर ल्यूटिया, आपको पता हो मैकुलर ल्यूटिया क्या होता है, आई आँख के अंदर ये है। और फिर मान लो लास्ट अगर नहीं भी पता, नया शब्द आपको लग रहा है इम्पीडेंस मैच जो है, तो ये जो है अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब मैच करें तो यहाँ पे मैच देखो, यहाँ पे पहला यहाँ पे ऑप्शंस काट के यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करना होता है। तो देखो फर्स्ट का क्या हुआ, ए का जो हो जाएगा फोर्थ वन, यानी ए का फोर्थ। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ए पहला है और एक दूसरा है, इनके अंदर फोर्थ है। नेक्स्ट है कि बी का क्या हुआ था, फर्स्ट आ रहा था, बी का फर्स्ट इसके अंदर भी आ रहा है, बी का फर्स्ट इसके अंदर भी आ रहा था। सी जो है मैकुलर ल्यूटिया, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। सी का इसके अंदर क्या हो जाएगा, थर्ड दिया हुआ है, तो होगा ही नहीं, सी का यहाँ पर सेकंड, तो ये राइट आंसर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन आपका। तो 135 का जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 136। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कैलकुलेटेड बाई। अब देखो ये क्वेश्चन जेनेटिक्स के अंदर जो है जनरली सॉल्व करने के लिए बना दिया जाता है, या फिर जो है जनरली ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होता क्या है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज को हमको जब कैलकुलेट करना होता है एक साथ, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा कि मल्टीप्लाइंग देयर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, जो भी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप जो है जेनेटिक्स के अंदर जब आप निकालते होंगे तो वहाँ पे यूज भी किए होंगे इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 137। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द सार्कोमियर लेंथ डिक्रीजेज ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू। बोल रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो है एक्चुअली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है कि एटीपेज एक्शन ऑफ एफ एक्टिन, एटीपेज जो है एफ एक्टिन के ऊपर जो एक्शन करता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि एटीपेज क्या होता है, मायोसिन हेड के ऊपर जो एक्टिंग करता है। तो सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी ऑन ऑफ मायोसिन हेड, तो ये सही बात है कि एटीपेज का एक्टिविटी जो है वो मायोसिन के हेड पे होता है, इसके वजह से, तो बी तो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ मायोसिन एंड एफ एक्टिन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखो एक्चुअली होता है क्या है, मायोसिन का जो हेड होता है, ये मायोसिन जो हेड होता है ये क्या करता है, एफ एक्टिन से जो स्पेशल जो जगह होते हैं जो कि पहले क्या होते हैं ट्रोपोमायोसिन द्वारा, ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा जो पहले ब्लॉक रहता है, ये जैसे ही हटता है तो यहाँ पर जो क्या होता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है अटैच होकर और ये क्या करता है, मायोसिन हेड इसको आगे की तरफ धक्का दे देता है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे थर्ड क्या बोल रहा है, इंट्रैक्शन ऑफ मायोसिन एंड एफ एक्टिन। तो सही बात है कि एफ एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन के बीच में इंट्रैक्शन होता है तभी जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसका जो सी बी जो है सही हो जाएगा, बी और सी सही हो गया। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, बोल रहा है कि मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन के इंट्रैक्शन की वजह से। तो देखो ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली करता है क्या, एफ एक्टिन पे जो भी प्लेस होते हैं, एक्चुअली पता होगा कि आपको एफ एक्टिन पे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मायोसिन हेड जो है वहाँ पर अटैच होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है एक्चुअली प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, तो ये क्या करते हैं कि ट्रोपोमायोसिन तो जो ब्लॉक किया रहता है, ट्रोपोनिन क्या करता है, इसको हेल्प करता है रोल आउट करने में, इसको रोल करने में, ताकि ये जो है यहाँ पे जो स्पेस है ये हट जाए, ताकि यहाँ पे मायोसिन जो है सट जाए। तो इन दोनों का तो कोई इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन से कोई मतलब यहाँ पे रिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, सेकेंड वन, यानी बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल आर रिच इन एसिड हाइड्रोलाइजेज। बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनल जो है एसिड हाइड्रोलाइजेज में होता है। तो ये देखो ये क्वेश्चन आई थिंक जो भी लोग पढ़े होंगे उनका सभी का सही होगा, बिकॉज लाइसोसोम आपको पता होगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं, तो एसिड हाइड्रोलाइजेज के राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन। बोला है कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है एक्चुअली नेट गेन कितना होता है एटीपी का आता है। देखो इतना दूर पढ़ते हैं आपको जो है सही आंसर आ जाना चाहिए, बिकॉज आगे भी दिया हुआ है कि ब्रेक डाउन, डेट मीन्स की बोल रहा है कि ब्रेक डाउन एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का टूट के कौन बोलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड बोलते हैं, ठीक है, पायरुविक एसिड बोलते हैं, ठीक है, पायरुवेट बोल दो। तो जब भी यहाँ से ग्लूकोज टूटता है और 2 पायरुवेट बनता है, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली देखोगे यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमें देना पड़ता है और 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होता है यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो नेट अगर पूछ रहा है नेट, तो नेट कितना एक्चुअली बनता है यहाँ पे 2 हम दे दिए और 4 बन रहा है, यानी नेट का हमारे पास कितना एटीपी निकलता है 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 140 इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग। बोल रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स में हैचिंग के बाद, ठीक है, यंग वंस नॉर्मली बिगेन टू फॉलो देयर मदर्स। बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस बिहेवियर इज नोन एज। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में एक्चुअली नीट वूट के अंदर भी और प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। एक्चुअली देखोगे आप गुज होते हैं, गुज,
तो उनके अंदर भी देखोगे कि जैसे ही वो अंडा से निकलते हैं वो माँ को अपने फॉलो कर लगते हैं, जिधर जिधर उनकी माँ जाती है उनके पीछे पीछे झुंड में जो है बच्चे चलने लगते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रिंटिंग। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस टू द 2019 वुहान कोरोना वायरस। अब बोल रहा है कि वुहान, ये कोरोना वायरस आप सभी जो है अभी देख रहे होंगे, तो वहाँ कोरोना वायरस को बोल रहा है कि कौन सा जो है सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन कर पा रहा है। पहला है स्पोरेडिक, नेक्स्ट है इंडेमिक, फिर है पेंडेमिक और एपिडेमिक। आप देखो अभी सुनते भी आए होंगे पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, ये मेनली जो सुनते भी आए होंगे। तो वायरस, कोरोना वायरस में आप बहुत बार सुन लोगे पेंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक डिजीज एक्चुअली वो डिजीज होते हैं जो कि WHO द्वारा एक्चुअली जो ये शब्द दिए जाते हैं। तो पेंडेमिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि एक कंट्री से ज़्यादा, यानी मल्टीपल कंट्री बोल सकते हो, मल्टीपल कंट्री में, या फिर मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में भी बोल सकते हो। मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है एक साथ स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कोरोना वायरस को उसको क्या बोलते हैं हम, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब हो गया एक से ज़्यादा देश के अंदर, याद रखना, ठीक है। वहीं देखो कुछ शब्द हो सकता है एंडेमिक, अगर डिजीज पूछ जाए आपसे, एंडेमिक, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे क्या है, एपिडेमिक है, ठीक है। एपिडेमिक के अंदर क्या होता है कि विद इन कंट्री होता है, मतलब कि उसी कंट्री के अंदर हो, या फिर किसी पार्टिकुलर रीजन में हो, या फिर पार्टिकुलरली पॉपुलेशन में हो। पार्टिकुलर रीजन का मतलब कोई पार्टिकुलर शहर बोल सकते हो आप, या फिर शहर के अंदर भी कोई पार्टिकुलर एक रीजन है, वहाँ पे अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा है किसी कारणवश, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एपिडेमिक बोल देंगे, ठीक है। और पार्टिकुलरली पीपुल या फिर कंट्री के अंदर अगर हो रहा है तो उसको हम एंडेमिक बोल देते हैं। तो देखो ये इसका जो राइट आंसर बोल रहा है वहाँ कोरोना वायरस जो क्या है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, यानी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर बोलेंगे, या फिर मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, यानी पेंडेमिक डिजीज। आप सुनते भी आए होंगे हर जगह पे कि पेंडेमिक डिजीज, कोरोना जो है पेंडेमिक डिजीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस रेफरेंस टू हियरिंग के रिक्वेंस में। तो ये इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है आपको पता होगा ईयर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो है यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहर। अब इसके बाद जो है ये तीनों जो है हड्डी होते हैं कान के अंदर, उनको जो है अरेंज करना है। आपको पता होगा मैलियस होता है, इनकस एंड स्टेप्स होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, फिर मैलियस, इनकस, स्टेप्स, और उसके बाद क्या होगा, कोक्लिया होता है। तो ये जो है आपका सीक्वेंस हो गया। तो इसका राइट आंसर देखो, अब राइट आंसर के लिए क्या करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी ई पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन पहला देखो यही है, सेकंड वन ही है, सेकंड, और इसके अलावा कोई है नहीं, तो यही राइट आंसर होना चाहिए। देखो पहला हो गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, फिर जो है मैलियस, ए हो गया, फिर मैलियस इनकस, सी हो गया, फिर बी स्टेप्स, फिर क्या हो जाएगा डी, लास्ट जो है कोक्लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी कर लिए होंगे, या फिर प्रीवियस के नीट के अगर किए होंगे पेपर तो उससे भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। अब यहाँ पे फिर से मैच टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 143, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मैच टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है यहाँ पे कि हेमीडेक्टिलस। अब हम बोल रहे हैं कि हेमीडेक्टिलस हम क्या होते हैं, तो देखो हेमीडेक्टिलस क्या है, लिजर्ड है। नेक्स्ट है पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन क्या है, लैम्प्रे को बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्बिस्टोमा, ठीक है। अब देखो एम्बिस्टोमा किसको बोलते हैं हम, यहाँ पे सैलामेंडर को बोलते हैं। और जो है ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा हम फिर, अब देखो लास्ट बच गया लैंसेलेट। तो इसी को जो आपको मैच करके एक्चुअली लिख देना था। तो देखो ए का जो है थर्ड वन हो जाएगा। तो ए का थर्ड, अब देखो ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, ए का थर्ड, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में है, तो ए का थर्ड, फिर बी का फोर्थ, यहाँ पे देखोगे कि ऑटोमेटिक जो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया बी का फोर्थ, यानी फोर्थ वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। ये भी एनसीईआरटी में थे, एनसीईआरटी के बेस के क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। यहाँ पे देखो 144 है, फ्लैटेंड फ्लैसी वर्टिकल फ्लैप लाइक आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल ऑन लेटरल साइड्स ऑफ ट्रंक सेगमेंट इन नियंथिस आर कॉल्ड एज। बोला है कि फ्लैटेंड, देखो फ्लैटेंड होना चाहिए, फ्लैटेंड है, फ्लैसी और वर्टिकल फ्लैप्स है लाइक आउट ग्रोथ, मतलब बॉडी से ही कुछ आउट ग्रोथ निकल जाते हैं लेटरल साइड में, ठीक है। और उस सेगमेंट्स ग्रुप में ट्रंक ऑफ सेगमेंट ऑफ नेंथिस, नेंथिस एक्चुअली क्या होते हैं, एनालिट्स है, ठीक है। तो एनालिटिक्स के अंदर एक्चुअली जो है आप देखोगे कि ये मूवमेंट के रूप में काम करते हैं। एनालिटिक्स में कौन सा जो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो वो जो उसको हम क्या बोलते हैं, पारापोडिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, यानी पारापोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स अनसीनेट प्रोसेस ऑफ थोरेसिक रिब्स फॉर्मेशन ऑफ फाइगोस्टाइल, फिर है यहाँ पे एक्सपेंडेड स्टर्नम विथ लार्ज मिड वेंट्रल रीजेज आर एड्रेशन फॉर। बोल रहा है कि ये देखो सबसे पहले तो ये सारे जो प्रोसेस दिए हुए हैं, सारी चीज़ दिए हुए हैं, ये किसके एडेप्टेशन के लिए है। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए यहाँ पे न्यूमेटिक बोन यानी होलो बोन, न्यूमेटिक बोन जो है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। और बर्ड्स एक्चुअली क्या करते हैं, फ्लाइट के लिए ही एक्चुअली ना होलो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइट के लिए जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, एडेप्टेशन है एक्चुअली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, द सिंपलेस्ट डाइमॉर्फिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजोन्स आर। अब डाइमॉर्फिक हाइड्रोजोन्स आपको पता होगा डाइमॉर्फिक यानी पोलिप्स एंड मेडुसा पढ़े होंगे, पोलिप्स एंड मेडुसा दो तरह के। तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअली जो जनरली आप याद पहले से होगा तभी आप कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर सीधे मैं बता दूँ, आप हो सके बाद में भी रिपीट हो जाए तो आप याद रखना इसको, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स। इसका जो है राइट आंसर है कि दोनों डाइमॉर्फिक एक्चुअली दो अलग अलग मोर्फोलॉजी शो करते हैं। तो कौन कौन सा, एक तो है गैस्ट्रोजॉइड और दूसरा जो गोनोजॉइड हाइड्रोजोन्स द्वारा है। तो राइट आंसर जो है सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, लंग्स रिसीव ब्लड फ्रॉम। बोल रहा है कि लंग्स जो है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करता है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर काटो, वेंट्रिकल से ही रिसीव करेगा। और लंग्स जो है, लंग्स कहाँ से रिसीव करता है ब्लड, एक्चुअली इसको रिसीव करना है तो राइट वेंट्रिकल से ये रिसीव करता है। तो ये राइट आंसर इसका जाएगा फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक किसी भी गलत नहीं होने चाहिए आप जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ये क्वेश्चन 48, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से रिपीट हुए हैं। अगर प्रीवियस में आप क्वेश्चन किए होंगे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। और देखो बोल रहा है कि ग्रे क्रिसेंट ऑफ फ्रॉग इम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ। ग्रे क्रिसेंट जो होता है वो फ्रॉग में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होगा ये क्या करता है, डोर्सल साइड ऑफ डेवलपिंग इम्ब्रियो, डोर्सल साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि BHU के अलावा जो है आप अलग भी एग्जाम के क्वेश्चन जैसे नीट हो गया फिर और भी पहले के, उनको भी आप जो है करते चलिए साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 149, इन विच एनिमल इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। अभी ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना है, 4 चेम्बर्ड हार्ट ये एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इसका कौन सा होता है, क्रोकोडाइल हो जाएगा। रेप्टाइल्स के अंदर जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर होता है, क्रोकोडाइल के अंदर होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 150, द रॉड, ये स्टेटमेंट है, द रॉड फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू लो इंटेंसिटी। बोल रहा है रॉड जो होता है, रॉड एक्चुअली रॉड है कौन सा आप पढ़े होंगे, तो रॉड फोटो रिसेप्टर जो होता है वो जो है लो इंटेंसिटी पे भी जो है आपको रिस्पॉन्ड करता है ड्यूरिंग ऑस्कोटोट्रिक विजन। यानी आप देखोगे ऑल्स उल्लू जो होते हैं उनके अंदर जो है जनरली आप देखोगे कि लो विजन के अंदर भी जो एक रॉड रिसेप्टर जो काम करता है लो इंटेंसिटी पे भी। तो ये बोल रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट है, पर्सन कैन डिस्टिंग्विश कलर ड्यूरिंग डार्क विजन। अब बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कलर्स में डार्क विजन में, यानी अंधेरा जब हो मतलब कम दिख रहा हो उस समय क्या आप कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो देखो कौन से जो होते हैं वो तो कौन से जो होते हैं वो जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं लो विजन्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड, यहाँ पे थर्ड नंबर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं 101 to 150 BHU BSc बायोलॉजी के। तो आपको बताना है कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए और कितने मतलब आप जो है कितने क्वेश्चन जो है आप पहले से मतलब आपको यहाँ तक तुक्का मार के भी आए थे। ये भी आपको बताना है कि कितने आप जो है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।